ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 9 को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए यानी कि बिहार पुलिस 2025 के लिए ज्ञान बिंदु का फुल लेंथ टेस्ट 9 को हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 9 है और इसी प्रकार से मैंने ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस 2025 के लिए फुल लेंथ टेस्ट 1 से लेकर के 8 तक को आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार पुलिस 2025 से रिलेटेड अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 9 को हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि बिहार पुलिस 2025 के लिए फुल लेंथ टेस्ट है रोशन आनंद सर का। इससे पहले मैंने आपको ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 1 से लेकर के 8 तक को कंप्लीट करा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा, लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट 9 है यह, ठीक है ना। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए, अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा उससे आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए बताइएगा कि भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो सबसे पहले आपको याद रखना है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था। तो ये डेट सहित आपको याद रखना है 23 मार्च 1931 को, ठीक है ना। कब? 23 मार्च 1931 को। क्लियर, आपको याद रखना है। और लाहौर सेंट्रल जेल में इनको फांसी दिया गया था और उस समय वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन था। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? आज जो हमने जो है अपना बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट करवाया हुआ था उसमें ये क्वेश्चन था। जिन्होंने टेस्ट नहीं लगाया है जाकर के लगा लीजिएगा। आज से हमने शुरू किया है फुल लेंथ टेस्ट और टोटल 100 प्रश्न है, ठीक है ना। उसमें मैंने ये प्रश्न रखा भी था और देखिए यहाँ भी ज्ञान बिंदु के सेट में भी ये प्रश्न है, यानी कि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। जाकर के हमारा वाला सेट जरूर लगाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए, ये पालोस बंदरगाह से शुरू किया था। कहाँ से किया था? पालोस बंदरगाह से किया था। स्पेन का पालोस बंदरगाह है और उसने जो यात्रा किया था यह 1492 में अटलांटिक महासागर से होकर के पश्चिम की ओर समुद्री यात्रा किया था और अंततः वह बहामस द्वीप पर पहुंचा और इस प्रकार इसने जो है कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था, ठीक है। अच्छा, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने। कब? 1498 ईस्वी में। ये बिहार पुलिस में बार बार पूछा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था। तो देखिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ये किसने किया था? तो फ्रेंड्स देखिए महादेव गोविंद रानडे ने किया था। कब? तो 1870 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, ये भी पूछा जाता है बार बार, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये ज्योतिबा फुले ने किया था। कब किया था? तो 1873 में। अच्छा, एक पूछा जाता है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन की, ये बिहार में बार बार पूछा जाता है, एसोसिएशन, ठीक है ना। एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया था। किसने? तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो ये जरूर ध्यान रखना आपको।
चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था। अच्छा, ये प्रसिद्ध फिल्म गांधी जो थी ये रिलीज कब हुई थी, तो ये रिलीज हुई थी 1982 में। ध्यान रखिएगा कब रिलीज हुई थी, 1982 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आपको ध्यान रखना है। और इस फिल्म का निर्देशन किसने किया था, तो इसका निर्देशन रिचर्ड एटनबरो ने किया था। और इस फिल्म में जो है गांधी जी की भूमिका किसने निभाया था, महात्मा गांधी की, तो इसमें महात्मा गांधी की भूमिका बेन किंग्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, बेन किसने निभाया था, बेन किंग्सले ने निभाया था। ठीक है ना, महात्मा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाया था। इसका निर्देशन रिचर्ड एटनबरो ने किया था। प्रकाशित हुई थी 1982 में। ठीक है, चलिए गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह हुआ था कब, 1917 में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, और देखिए ये क्यों इन्होंने संचालित किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ। यहाँ 3 कट्ठिया प्रथा थी चंपारण में, यानी कि 20 कट्ठा पर 3 कट्ठे, 20 कट्ठा खेत पर जो है 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है ना, इसी को 3 कट्ठिया प्रथा या पद्धति कहा जाता है। और गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। कहाँ मिले थे गांधी जी से, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। ध्यान से पढ़िएगा, नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है, यानी कि इनको गरम दल के तौर पर जाना जाता है। तो गरम दल के नेता आपको पता है लाल बाल पाल थे। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है ना, तो यहाँ पर नरम दलीय तौर पर नहीं जाना जाता है, तो नहीं जाना जाता बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, चलिए बाकी ये नरम दल के हैं। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए। तो देखिए गांधी जी ने जो है ना, ये दरअसल जो शिक्षा का जो मतलब श्रेय दिया था, इन्होंने ज़्यादातर इनका मानना था कि ये चरित्र निर्माण पर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए चरित्र निर्माण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, उस समय जो है श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में ये कांग्रेस सरकार जो बनी थी, उसमें जो है राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग किया था। और यह मांग 1938 में भी जारी रही, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके विरोध में जो है 1938 में बिहार सरकार ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था फरवरी में। तो यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा एक मिनट राजनीतिक कैदियों को छोड़ना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुगल काल में, ये भी प्रश्न आज ही जो मैंने अपना सेट करवाया हुआ है बिहार पुलिस का फुल टेस्ट, जा करके जरूर बना लीजिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स, साइंस का वेटेज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पूरा मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है ना, चलिए मुगल काल में देखिए इसी तरह से सेम क्वेश्चन था। खाली स्थान है उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था, तो फ्रेंड्स ये लाहौर था। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो देखिए सुरकोतदा है, बिल्कुल है, राखीगढ़ी भी है, कालीबंगा भी है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, कालीबंगा पीलीबंगा याद रखना है आपको। ये आहड़ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए शरद चंद्र जी की जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना किया है, बताइए। विष्णु प्रभाकर जी ने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित आवारा मसीहा नामक कृति की रचना किया है। आवारा मसीहा, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए आवारा मसीहा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आवारा मसीहा 1974 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है, सही कौन सा इसमें से। तो देखिएगा इसमें से सही ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है, चित्तरंजन दास को। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो है 1922 में बिहार में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गया में, इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। ठीक है ना, देश बंधु चित्तरंजन दास। अच्छा, दीन बंधु के नाम से किसको जाना जाता है, अगर दीन बंधु पूछेगा तो दीन बंधु के नाम से CF एंड्रूज को जाना जाता है। CF एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है, CF एंड्रूज को। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, क्लियर। और देश बंधु चित्तरंजन दास को। ठीक है ना, और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने पेरिस में जो नहीं, पेरिस में नहीं लंदन में इन्होंने, कहाँ पर, लंदन में इन्होंने जो है इंडिया हाउस की स्थापना किया था 1905 में। तो यहाँ पर पेरिस दिया गया जो कि गलत है। विनोबा भावे जो है ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे, तो यहाँ पर द्वितीय लिखा गया जो कि गलत है। ठीक है ना, 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था ये रास बिहारी घोष ने किया था, जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हुआ था, सूरत में हुआ था। तो इसमें से जो है पूछा गया है
जोड़ी सही है ऑप्शन नंबर बी, बाकी ये सब तो गलत ही हो गया ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। यदि इसे दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? चलिए बताइएगा। तो देखिए मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेंडल के प्रयोग में F1 पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए हैं, यह पूछा गया है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका कितना हो जाएगा, तो आपको याद रखना है 3:1 हो जाएगा, ये डायरेक्टली याद रखना है 3:1 होता है, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि F2, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि F2 पीढ़ी में हर 4 पौधों में से लगभग 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बौना होगा, ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिएगा, कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है कौन सा? कॉर्क कोशिका। तो देखिए कॉर्क कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ जो पदार्थ होता है ये कौन सा है? ये सुबेरिन होता है। अच्छा, कॉर्क कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बनी होती है सुबेरिन से। ये भी प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाएगा कि कॉर्क कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सुबेरिन का बना होता है। सुबेरिन एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो कोशिकाओं को पानी और गैसों के लिए अभेद बनाता है, ठीक है, और यह पौधों के लिए एक सुरक्षात्मक परत बन जाता है। तो ये सुबेरिन याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? साथ ही साथ मैं बता देता हूँ, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है। चलिए देखिए, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी है? प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर में, ठीक है ना, फ्रिज में। तो फ्रेंड्स ये अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गलत कथन का चयन करना है। अब देखिए, सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य 0.3 मीटर से 1 मिलीमीटर की परास में होती है, ये सही है। दृश्य तरंगों की प्रकाश की ऊर्जा जो परास होती है 1.6 ईवी से 3.25 ईवी के मध्य होती है, ये भी सही दिया गया, ठीक है ना। तो गलत कथन बताना है यहाँ पर। देखिए एक्स किरणें जो है ये रेडियो सक्रिय नाभिकों के विखंडन से प्राप्त होते हैं, ये वाला गलत दिया गया है। ये वाला जो है सही दिया गया, वाई किरणों की वेदनशीलता मतलब गामा किरणों की यह अत्यधिक होती है, ये सही दिया गया है, ठीक है ना। तो पूछा गया गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है। एक्स किरणें रेडियोधर्मी नाभिक के विखंडन से सीधे तौर पर प्राप्त नहीं होती है। एक्स किरणें तब उत्पन्न होती हैं जब उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ से टकराते हैं और अपनी ऊर्जा खो देते हैं, जिससे कि ब्रेम्स स्टारलुंग कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जमता है? तो दूध दही में जमता है किसके कारण से? तो ये जो जीवाणु है इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस आपने पढ़ा हुआ ना, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना। लैक्टोबैसिलस जीवाणु से दूध दही में जमता है। तो यहाँ देखिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। यह दूध में मौजूद लैक्टोज को, जो लैक्टोज है दूध में, उसको लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिससे कि दूध जम जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि सही क्रम आपको चुनना है। तो यहाँ पर सही क्रम क्या हो जाएगा? तो देखिए कोशिका, फिर कोशिका से उत्तक बनेगा, उत्तक से अंग बनेगा और अंग से अंग प्रणाली बनेगा। तो कोशिका, उत्तक, अंग और अंग प्रणाली, ये वाला क्रम यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? चलिए फटाफट बताइए सब लोग कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। देखिए इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है कि सूर्य के प्रकाश का पानी की बूंदों से गुजरने के समय अपवर्तन और परावर्तन है। पानी की बूंदों से सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। और इंद्रधनुष जो होता है ना, आपको पता है ना कि हमेशा ये सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? पेयजल में जब फ्लोराइड की मात्रा अधिक होगा तो कौन सा रोग होगा? ये रोग होता है फ्लोरोसिस। यहाँ मैं लिख देता हूँ, कौन सा रोग होता है? ये रोग होता है फ्लोरोसिस। जब फ्लोराइड की मात्रा अधिक होगी पीने वाले जल में तो ये रोग होगा फ्लोरोसिस। और फ्लोरोसिस जो होता है ना, ये दांत और हड्डियों को प्रभावित करता है। तो इन दांत और हड्डी को, तो यहाँ पर हड्डी दिया गया, दांत भी आप याद रखिएगा, दांत और हड्डी को प्रभावित करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं। तो नाभिक में क्या होता है परमाणु का? बताइए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। इलेक्ट्रॉन बाहर जो है कक्षा में सेल में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ASLV का पूर्ण रूप क्या है? आपने PSLV पढ़ा होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बट ASLV पूछा गया है, ध्यान रखना आपको, ऐसा नहीं कि गलत लिखा गया, ये मत समझिएगा। ASLV का फुल फॉर्म होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल,
ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ये जो ASLV है ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो के द्वारा विकसित एक प्रक्षेपण यान है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। किसका? यूरेनियम का आइसोटोप है। कौन सा? तो यूरेनियम 235 है। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा, यूरेनियम 235। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 60 डिग्री के कोण पर आनत दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा? बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? n यानी कि नंबर ऑफ इमेज यानी कि जो प्रतिबिंब की संख्या है, n इक्वल टू होता है 360 अपॉन थीटा -1। अब देखिए यहाँ पर 360 और थीटा जो है यहाँ पर एंगल है, तो ये 60 डिग्री बटा 60 और -1, तो ये 0 से 0 और 6 छक्के 36 हो जाएगा, यानी कि 6 - 1 इक्वल टू 5। टोटल n इक्वल टू कितना हो गया? 5 हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला जो है। ठीक है, n इक्वल टू क्या होगा? 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। चलिए देखिएगा कौन सा सुमिलित युग्म नहीं है यहाँ पर। अब देखिए पहला ही ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो साल्मोनेला। साल्मोनेला जो होता है, साल्मोनेला टाइफी, इससे टाइफाइड होता है। ये जीवाणु होता है साल्मोनेला, इससे क्या होता है? टाइफाइड होता है, इससे टाइफाइड होता है। तो यहाँ पर कुष्ठ दिया गया है जो कि गलत दिया गया है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए कुष्ठ जो होता है ना, ये किससे होता है? तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी से होता है। ठीक है ना, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, यहाँ अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है ना, लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। बाकी देखिए ये प्लाज्मोडियम, मलेरिया, टीनिया सोलियम, टीनियसिस और पैराथर्मन ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है ना, ये बिल्कुल मिलान सही दिया गया, ये वाला सही नहीं है। ठीक है ना, मानव शरीर में किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? ऑक्सीजन युक्त, देखिए मानव हृदय के बाएं आलिंद को फेफड़ों से प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बायां आलिंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऑलरेडी 2-3 बार हो चुका है, ये सेट में है, जो फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस के लिए, इसी में ये हो गया है। धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? बताइए, धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? तो फ्रेंड्स ये आपका औरक्त किरण है। कौन सी किरण है? औरक्त किरण है, अंग्रेजी में इंफ्रारेड इसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है। बताइए किस अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है? तो यह अधातु कौन सा है जिसमें धातु जैसे चमक होता है? तो फ्रेंड्स ये आयोडीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, और देखिए इसको एक एग्जाम के तौर पर लगाइएगा और सभी लोग अपना अपना स्कोर जो है जरूर सेशन के एंड में कमेंट करके बताइएगा। देखिए टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है? अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ H2O इसका फॉर्मूला होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। कभी कभी आपको ऑप्शन में दे देगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो आप मत समझिएगा कि ये दूसरा कुछ है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है, इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, और ये क्या होता है? ये जिप्सम होता है। जिप्सम का फॉर्मूला सेम होता है CaSO4, बट यहाँ पर 2H2O हो जाएगा। ठीक है ना, और इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का ½ H2O होता है, ध्यान रखना आपको। चलिए निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्रियों को उनके कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, सही विकल्प चुनिए। तो देखिए आकर्षण बल जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है और फिर गैस में होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर गैस, द्रव और ठोस दिया गया है। ठीक है, वर्ष 1945 में नागासाकी, जापान के नागासाकी में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था? देखिए 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर, आपको याद होगा, हिरोशिमा पर और नागासाकी पर 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिरा था बम और 9 अगस्त को नागासाकी पर अमेरिका ने गिराया था। तो देखिए 6 अगस्त को जो हिरोशिमा पर गिरा था वो लिटिल बॉय नामक एक यूरेनियम आधारित बम था। किस पर? हिरोशिमा में। हिरोशिमा पर जो गिरा था वो आपका यूरेनियम आधारित था, और जो नागासाकी पर फैटमैन नामक जो बम गिरा था वो प्लूटोनियम आधारित था। ठीक है ना, वो प्लूटोनियम आधारित था। चलिए उसके बाद देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मूला होता है CO इसका, इससे प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि, तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना इसलिए खतरनाक है
क्योंकि यह रक्त में ऑक्सीजन की जगह ले लेता है, जिससे शरीर में अंगों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है और इसके कारण क्या होता है, चक्कर आता है, बेहोशी, मृत्यु भी हो सकती है। यह हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कर लेता है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है और उसकी गति भी बढ़ जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है और इसकी गति भी बढ़ जाती है, इसकी गति भी बढ़ जाती है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, गति भी इसकी बढ़ जाती है। वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या की लगभग कितना प्रतिशत होती है? अच्छा, वयस्क मानव शरीर में टोटल हड्डी 206 होती है और पूछा है कि हाथ पैर की हड्डी, तो हाथ में कितना हड्डी होता है मानव का? तो देखिए, हाथ में जो होता है ना, वो ध्यान रखिएगा, हाथ में आपका एक हाथ में 27 होता है तो दोनों हाथ में 54 हो जाएगा, एक पैर में 26 होता है तो दोनों पैर में 52 हो जाएगा। अब देखिए, 4 2 6 और 5 5 10, यानी कि दोनों हाथ पैर में मिलकर के 106 हड्डी हो गई, टोटल 206 हड्डी पाई जाती है, यानी कि 50% से अधिक, ठीक है ना। तो बट यहाँ पर देखिए 50% दिया गया है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ल्यूकेमिया ये एक प्रकार का कैंसर है, ब्लड कैंसर है, एक प्रकार का कैंसर का नाम है जो अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में अमान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन है? तो ये आरबीसी है, सॉरी ये डब्ल्यूबीसी है। ये क्या है? डब्ल्यूबीसी है, श्वेत रक्त कणिका। क्या है ये? श्वेत रक्त कणिका, ठीक है ना, श्वेत रक्त कणिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? तो प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, ये पता है आपको। जब इसको प्रिज्म से गुजारेंगे तो ये अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का होता है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे कम विचलन होगा उसका, और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है यानी कि बैगनी का, सबसे ज़्यादा विचलन होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू किया था। देखिए रोलिंग प्लान जो है ना, इसकी अवधारणा गुनार मिर्डल के द्वारा गढ़ी गई थी। किसके द्वारा गढ़ी गई थी? अगर व्यक्ति का नाम पूछेगा तो गुनार मिर्डल के द्वारा इसकी जो अवधारणा है वो गढ़ी गई थी, रोलिंग प्लान की। और देखिए ये जो है आपका जनता पार्टी सरकार के द्वारा जो है, याद रखना है, जनता सरकार बनी थी 1977-78 में, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया और 1978 से 83 की अवधि के लिए अपनी 6ठी पंचवर्षीय योजना शुरू की और इसे रोलिंग योजना कहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनता पार्टी की सरकार। चलिए राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्ति, उधार को छोड़ करके, इसके बीच का अंतर है। तो कुल व्यय और कुल प्राप्ति, ठीक है ना, कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच का अंतर। तो यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ? तो ये आपको पता है कि सर्विस सेक्टर का, सेवा क्षेत्र का विकास हुआ था। बट आप कहेंगे कि सेवा क्षेत्र तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो देखिए जो तृतीय क्षेत्र होता है ना, इसी को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। और इसमें आपका सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, ये सब चीज़ शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको कि एमएसपी कहा जाता है, ठीक है ना, एमएसपी कहा जाता है, ये जो है निर्धारित करती है कौन? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा सिफारिश के आधार पर आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा किया जाता है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिएगा कि किस वर्ष में भारतीय रुपये के महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? 2 बार अवमूल्यन कब किया गया था फ्रेंड्स इसका? तो किया गया था 1991 में, ठीक है ना। 2 बार अवमूल्यन किया गया था 1991 में, ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? दरअसल जो आपका ये सोवियत संघ था ना, इसके प्रसार को रोकना था, तो साम्यवाद को रोकने के लिए बनाया गया था। ये कौन सा? तो फ्रेंड्स ये बनाया गया था आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो को बनाया गया था, ठीक है ना। नाटो आपको याद रखना है। नाटो का स्थापना 1949 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की विदेश नीति आधारित है, भारत की विदेश नीति आधारित है।
तो भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों की रक्षा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, गुटनिरपेक्षता और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने पर आधारित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गुटनिरपेक्षता है यहाँ पर ऑप्शन में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। तो ये कहाँ पर सबसे अधिक संख्या में भारी विविधता लिए हुए वनस्पति और जीवों का पाया जाना संभव है? सबसे ज़्यादा विविधता उष्णकटिबंधीय जो है वर्षा वन में, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन दिया गया है। तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 का मेजबान है? मैंने ज्ञान बिंदु का करंट अफेयर्स कराया हुआ है, जाकर के देखिएगा, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यह आपका कहाँ पर, लद्दाख में, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक, ठीक है ना, समान नागरिक संहिता पढ़ा होगा, लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड, ठीक है ना, आज़ादी के बाद। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि यूसीसी विधेयक का प्रारूप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा तैयार किया गया उत्तराखंड में। तो ये रंजना प्रसाद देसाई के नेतृत्व में किया गया है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है। 107वां क्रम याद रखिएगा। ये सिमलीपाल कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये उड़ीसा में है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ उधवा झील कहाँ पर है। उधवा झील आज ही मैंने कराया हुआ है। उधवा झील जो है ये झारखंड का पहला रामसर स्थल है, तो याद रखिएगा झारखंड में है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी रचना भारत रत्न प्राप्तकर्ता लालकृष्ण आडवाणी से संबंधित है, यानी कि लालकृष्ण आडवाणी की रचना इसमें से कौन सी है, बताइएगा। तो फ्रेंड्स, माई लाइफ माई कंट्री ये लालकृष्ण आडवाणी की रचना है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? आज ही मैंने अपने सेट में ये कराया हुआ है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि मनु भाकर को, डी गुकेश को, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, बाकी छूट गया ऑप्शन नीचे, इसको देख लेते हैं। हाँ, देखिए, मनु भाकर ये शूटिंग की हैं, डी गुकेश शतरंज के हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हरमनप्रीत सिंह हैं हॉकी के, और प्रवीण कुमार जो हैं ये किसके हैं? तो आपको याद रखना है प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ए और बी सभी हो जाएगा, इन 4 लोगों को दिया गया है। देखिए, भारत के किन 2 स्थानों को हाल ही में यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अब देखिएगा यहाँ पर 2 स्थान दिया गया है, मतलब 2 स्थान नहीं है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को, तो यह स्थान हटा दीजिए, ठीक है। चलिए, हाँ, अगला प्रश्न है हमारा कि 18वां प्रवासी दिवस 2025 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया, बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पर किया गया? ये किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई द्वारा विकसित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये पोर्टल कौन सा है? तो ये भारत पोल है, ठीक है। पूछेगा भारत पोल जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सीबीआई के द्वारा। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। और इसका अनावरण शुभारंभ किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। देखिए, हाल ही में शास्त्रीय भाषाओं में नई जोड़ी गई भाषाओं का सही समूह कौन सा है? अब देखिए, शास्त्रीय भाषा जो है ना, इसकी संख्या अब बढ़ करके टोटल 11 हो गई है। ध्यान रखना, शास्त्रीय भाषा कितना हो गया है? 11 हो गया है। और कौन कौन सा अभी जोड़ा गया है? तो आपको याद रखना, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, 5 भाषा को जोड़ा गया है। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वृक्ष और वनों का विस्तार है? यानी कि दोनों का, वृक्ष और वनों का, यानी कि वृक्ष आवरण कह सकते हैं, और वृक्ष और वन दोनों को मिला करके। तो दोनों को मिला करके अगर पूछा गया है तो यहाँ पर 21.71% जो है ना, ये आपका क्या है? वनावरण है, ठीक है ना। और बाकी वृक्षावरण हो जाएगा, यानी कि टोटल यहाँ पर 25.17% हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए 2025 में म्यांमार में भूकंप के जवाब में भारत के द्वारा हाल ही में जो है शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो म्यांमार में जो भूकंप हुआ था उसके बचाव राहत के लिए यह ऑपरेशन ब्रह्मा का शुरुआत किया गया था, ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा का, ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। और ईरान में अभी जो शुरू किया गया है, जो ईरान इजराइल में जो चल रहा है, तो वहाँ पर जो है ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है। ईरान में भारतीयों को लाया जा रहा है ऑपरेशन सिंधु के तहत। देखिए, भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, ये खंजर जो है आपको याद रखना है, भारत और किसके बीच का है? किर्गिस्तान का जो है युद्ध अभ्यास है, और ये टोकोमक में किया गया है, किर्गिस्तान में, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है। तो देखिए घास के मैदान पर कौन सी खेली जाती है, तो देखिए घास के मैदान पर जो है ये आपका खेला जाता है विंबलडन, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं और फ्रेंच ओपन जो है ये मिट्टी के कोर्ट पर यानी कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। देखिएगा निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में कौन सा सही है, सभी को थोड़ा सा समय लेकर के ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है, सबको ध्यानपूर्वक एक बार पढ़िए। देखिए निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। नहीं 1/3 नहीं 1/6 होगा, ये 1/6 तो ये गलत है। प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करती है। चुनाव चिन्ह जो मिलता है ना, ये मिलता है आपका चुनाव आयोग के द्वारा। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करती है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। हाँ ये बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है ना। और मतदान की तिथि से 48 घंटे के पूर्व चुनाव अभियान समाप्त हो जाता है, तो ये भी यहाँ पर गलत दिया गया है, तो सही दिया गया ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से देखिए किसको संविधान द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति संविधान के द्वारा दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत, तो ये दोनों याद रखिएगा। और इन्हीं आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, ठीक है ना। देखिए भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ से आपको सही आंसर चुन करके बताना है, ठीक है ना। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। चलिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, बिल्कुल राइट है, ठीक है। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण कर सकेंगे, ये भी सही है। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है, गलत है। अनुच्छेद 60 में क्या है, तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान संबंधित है, इससे राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है 60। और आपको पता है कि महाभियोग आर्टिकल 61 में है, इसलिए गलत है। तो सही है आपका कौन, पहला और दूसरा, तीसरा सही है तो गलत है तीसरा, तो पहला और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, बताइए। तो देखिए ये जो आपका ग्राम पंचायत का जो गठन है ना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है और ये अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 32 में अभी मैंने बताया है कि ये सुप्रीम कोर्ट को जो है ये रिट जारी करने का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 जो है इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। अनुच्छेद 48 में क्या है, तो अनुच्छेद 48 में आपको ध्यान रखना है ये कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 51 जो है ये आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो देखिए राज्यों की विधायिका में जो है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहाँ पर है इसका अस्तित्व है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं तो केवल यहाँ पर 4 दे रखा है। चलिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर देखिए सही यहाँ पर नहीं कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, नहीं ये लोकसभा में होती है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका जिक्र कौन करता, मतलब फैसला कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, तो ऑप्शन बी ही सही नहीं है। ये याद रखना आपको, राज्यसभा में इसकी शुरुआत होती है। शुरुआत राज्यसभा में नहीं लोकसभा में होती है। यहाँ दिया गया है कि शुरुआत राज्यसभा में होती है, जो कि गलत है, लोकसभा में होती है। और आपसे पूछा गया है कि सही नहीं है, तो ऑप्शन बी। चलिए देखिएगा सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो देखिए सिक्किम जो है ना यह आपका 35वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत का एक सह राज्य बना था, 35वां। बट 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसको 22वां राज्य बनाया गया पूर्ण रूप से, ठीक है। बट 35वें के द्वारा ये सह राज्य बन गया, ठीक है। देखिएगा अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। ये किसने कहा था, व्हाइट मैन बर्डन किसने कहा था, तो फ्रेंड्स ये कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है ना। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया गया है किसके द्वारा, तो सत्यार्थ प्रकाश जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है, ठीक है ना। सत्यार्थ प्रकाश में इनके विचार प्रकाशित हैं, ध्यान रखना है। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। चलिए देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है। देखिए खुदाई खिदमतगार, ध्यान रखना आपको, खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है यह आंदोलन की स्थापना किया था 1929 में, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। और इसे लाल कुर्ती यानी कि लाल शर्ट आंदोलन कहा जाता है, तो रेड शर्ट लाल शर्ट,
ठीक है। अच्छा, ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनको सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा 69 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है। युवा बलित पर्वत इसमें से नहीं है, ये पूछा गया है। युवा बलित पर्वत बताइए। तो देखिए युवा बलित पर्वत में आपके हिमालय हैं, रॉकी हैं, आल्प्स हैं, एंडीज हैं, तो अरावली यहाँ पर नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से देखिए जनजाति और राज्य में कौन से जोड़ा सही नहीं है। तो भील गुजरात में सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोटा तमिलनाडु में, और तोड़ा जो है ये केरल में नहीं पाया जाता है, केरल में नहीं पाया जाता है। टोडा जो है ये भी तमिलनाडु में ही पाया जाता है, ठीक है ना, तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में यह पाया जाता है। तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनमें से देखिए ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी कृष्णा, कावेरी भी गिरती हैं, ये सब नहीं गिरती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा, ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल बताइए। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल जो है ये हरिके बैराज है, जो पंजाब में सतलुज और ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है, हरिके बैराज, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर पाया जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार, तो ये पटना और गया में, ठीक है ना। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, भांगर कहा जाता है, और नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना, खादर कहा जाता है। चलिए मैं बता देता हूँ। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, और विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है ये नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है ना, नॉर्मन बोरलॉग को ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। और देखिए ये राइट आंसर जो होगा ना ये आपका हो जाएगा कौन सा। तो देखिए जो 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है, ये करता है HYVP, इसको बोलते हैं हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, हिंदी में बोला जाता है उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है चंबल नदी पर है राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना। एक तो प्रश्न ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, और ये राजस्थान में है, रावतभाटा में स्थित है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ना यह भारत का एक प्रमुख राजमार्ग नेटवर्क है, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना हो जाएगा। देखिए मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये मध्य गंगा मैदान के हिस्से हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाला, ठीक है ना, अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश, तो फ्रेंड्स ये चिली है, ठीक है ना, याद रखिएगा कौन सा देश है, तो ये चिली है, इसको आप ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए और यह देश 38 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है, जो इसे उत्तर से दक्षिण तक दुनिया का सबसे लंबा देश बनाता है। सरगसो सागर एक हिस्सा है। तो देखिए सरगसो सागर जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है, और यह एक अनोखा समुद्र है जो चारों तरफ से धाराओं से घिरा हुआ है और इसकी कोई तटरेखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए सुमेलित जब करेंगे ना तो देखिए मैं सीधे आपको बता देता हूँ, इसी से आप पकड़ लीजिएगा, चेरापूंजी। तो अत्यधिक वर्षा कहाँ पर होती है, चेरापूंजी में, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिएगा सी का 2 कहाँ पर दिया गया है, तो सी का 2 केवल इस वाले ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि पहला का 4। अत्यधिक गर्मी पूछा था ना, सहारा। उसके बाद देखिए अत्यधिक ठंडी तो अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा तो ये आपका चेरापूंजी, और अत्यधिक सूखा तो सूखा में देखिए पहला पर क्या दिया रखा है, चिली, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, ये छोटा हो गया, हाँ चलिए यह हो गया हमारा। देखिए सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह इसमें से कौन सा है, सभी जातिवाचक संज्ञा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा आपका लड़का, नगर और कार, ठीक है ना, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये सब जाति हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर आपका गोदावरी दे दिया गया है, यहाँ पर ये बुढ़ापा है, यहाँ पर देखिए भलाई, ये जातिवाचक नहीं है। उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, बिल्कुल सही है, अंत में नहीं लगता है, ये अर्थ में परिवर्तन कर देता है और नया शब्द निर्मित होता है, बिल्कुल सही है। तो पूछा गया सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय बाद में जोड़ता है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है बताइएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो दिन है ना ये पुल्लिंग है, बाकी देखिए सुबह, दोपहर और सांझ ये स्त्रीलिंग हैं, बट दिन जो है ये पुल्लिंग है। तो वहीं पूछा है कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो दिन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें। तो चयन शब्द का जब आप संधि विकसित करेंगे तो ये बनेगा आपका चे प्लस अन, ठीक है ना। और ये किसका उदाहरण है, तो ये अयादि संधि का उदाहरण है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चुनाव करें, यानी अशुद्ध कौन सा लिखा गया, मूर्धन्य सही है, उपलक्ष सही है, मानवीकरण सही है। अमावस्या ऐसे नहीं लिखा जाता है, अमावस्या को कैसे लिखा जाता है, तो आपको याद रखना है अमावस्या को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। ये दंती सा होता है आधा, तो ये वाला गलत दिया गया है, ये अशुद्ध है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स है, सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस, खाली स्थान दिया गया हेल्थ। तो आप पढ़ते हैं सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, इसको क्या बोला जाता है, तो ये पीरियड ऑफ 100 ईयर यानी कि 100 वर्ष के समय को हम लोग शताब्दी बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है, ये भी प्रश्न हो चुका है, तो ये मुंशी प्रेमचंद को, ठीक है ना, आपको पता भी है। कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा क्या, अच्छा पूछेगा कीर्तिलता किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है विद्यापति की। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, ठीक है ना, और ये अहवट में है, किस भाषा में है इनकी, अहवट में है। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है, तो जिंदगी नामा लिखा है किसने, तो कृष्णा सोबती की है। जिंदगी नामा किसकी है, कृष्णा सोबती की है। तो फ्रेंड्स देखिए इन 90 प्रश्नों में अपना स्कोर बताइएगा। और देखिए 91 से लेकर के 100 तक में आप देख सकते हैं यहाँ पर 91 से लेकर के 100 तक में गणित के क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप चाहें तो सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर मैं आपको इसको उपलब्ध करवा दूंगा जब ये पूरा 15 सेट कंप्लीट हो जाएगा तो, ठीक है ना। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिए और अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिएगा।